हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीमिया क्लासेस। हम लोग इस वीडियो में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ग्राम विकास अधिकारी वीडियो भर्ती परीक्षा 2016 के व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये परीक्षा 5 जून को 2016 में हुई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग 1 है इसका हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता। निर्देश 1 से 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, वल्लभाचार्य, रामदास, विट्ठलनाथ। तो सूरदास के गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, वल्लभाचार्य। सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल के तीर्थ अष्टछाप कवियों में अग्रणी हैं। महाकवि सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। सूरदास ने भागवत के 12 स्कंदों पर 1.25 लाख पदों की रचना की, जिनमें से अब 500 पद ही उपलब्ध हैं, जो सूर सागर में संकलित हैं। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जन्मांध थे, लेकिन इस विषय में अभी भी मतभेद है। आगरा के समीप गौ घाट पर इनकी मुलाकात वल्लभाचार्य जी से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने ही उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षा देकर कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया था। अगला क्वेश्चन, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति, तुक, यति या गढ़। तो इसका सही ऑप्शन है बी, यति। छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। इसी रुकने के स्थान को यति कहा जाता है। छोटे छंदों में साधारणतया यति चरण के अंत में होती है, लेकिन बड़े छंदों में एक ही चरण में एक से अधिक यति या विराम होती है। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक, योजक चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, उद्धरण चिन्ह या पूर्ण विराम चिन्ह। तो वहाँ पर कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचारों के तार टूट जाएं, वहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक तथा विस्मय सूचक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। योजक चिन्हों का प्रयोग सामाजिक पदों या पुनरक्त और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ अर्धविराम की तुलना में थोड़ा कम रुकना होता है। अगला प्रश्न, अमर्ष क्या है? एक काव्य दोष, एक काव्य गुण, एक संचारी भाव, एक अलंकार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, एक संचारी भाव। मन में आने जाने वाले संचरण करने वाले भाव को संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव कहा जाता है। संचारी भाव की कुल संख्या 33 है। अमर्ष भी एक संचारी भाव है, जो विरोधी का अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख के कारण उत्पन्न होता है। यह अपने अपमान या तिरस्कार के कारण उत्पन्न क्षोभ है। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली या सधुकड़ी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सधुकड़ी। संत कबीरदास सन 1398 से सन 1518 के मध्य रहे। हिंदी साहित्य के भक्त
भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि जिन्होंने आजीवन समाज और लोगों के मध्य व्याप्त आडंबरों का विरोध किया। कबीरदास की रचनाओं में अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जैसे अरबी, फारसी, पंजाबी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी इत्यादि। इस कारण इनकी भाषा को पंचमेल, खिचड़ी या सधुक्कड़ी कहा जाता है। निर्देश प्रश्न संख्या 6-7 निम्नलिखित मुहावरों के लिए उचित विकल्प चुनिए। द्रौपदी का चीर का अर्थ नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त न होना, सुंदर स्त्री। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कभी समाप्त न होना। द्रौपदी का चीर मुहावरे का अर्थ है कभी न समाप्त होने वाला या अनंत। कूप मंडूक होना का अर्थ है कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव। अगला प्रश्न, इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांट कर या, रा, ला, व संख्या दी गई है। यह चारों उचित क्रम में नहीं है। इन चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हो। सामाजिक जीवन में यह है क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुँचाए जाने वाले बहुत से, यदि क्रोध न हो तो कष्टों की चिर निवृत्ति का, और 6 है उपाय ही ना कर सकें। तो इसका सही ऑप्शन ए है या, रा, या, ला, रा, वा, यानी कि सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुँचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सकें। चलिए अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा। ऑप्शन है इसका आग्नेय, वायव्य, ईशान, नैऋत्य। इसका सही ऑप्शन है बी, ईशान। पूर्व और उत्तर के मध्य की दिशा को ईशान कहा जाता है। वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वृक्ष की छाल, मृग की छाल, गोलाकार घेरा, आवरण। तो इसका सही ऑप्शन बी है, गोलाकार घेरा। नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। पाप, पुण्य, घुड़सवार, आजीवन, पीताम्बर। तो इसका सही ऑप्शन बी, आजीवन। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, जैसे प्रतिदिन, अनुरूप, आजन्म, आजीवन इत्यादि। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? कर्म, संप्रदान, करण, अधिकरण। इसका सही ऑप्शन डी, अधिकरण। वह कारक जो क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का बोध कराए तो वहाँ अधिकरण कारक होता है, जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है। ठीक समय पर आ जाना, घड़े में पानी है। मंदिर और मंदिरा युग्म में उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है? पूजा घर, पुजारी, घर, सवारी, गुफा, बड़ी गुफा, देवालय, अश्वशाला। तो इसका सही ऑप्शन डी, मंदिर मीन्स देवालय और मंदिरा मीन्स अश्वशाला।
निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, त्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो इसका सही ऑप्शन है डी, त्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा आश्रित गौड़ उपवाक्य हो तथा दोनों वाक्य आपस में जब तब जहाँ वहाँ अगर तो इत्यादि से जुड़े हों तो उन वाक्यों को मिश्र वाक्य की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, राम नहीं आता तो गीता चली जाती, जहाँ राधा नाचती है वहाँ भीड़ जुट जाती है। अगला प्रश्न, निर्देश संख्या 15 से 18 काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है, गहनता की फसल लहलहाई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, मन से बातें करने की, खुशियाँ मनाने की, अपनी पहचान बनाने की। तो इसका सही ऑप्शन ए है, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की। अगला प्रश्न, सूखे पत्ते प्रतीक हैं पतझड़, मन के सूनेपन के, अकाल, शुष्कता के। तो इसका सही ऑप्शन है मन के सूनेपन के। किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? भाव रूपी कलियों पर, विचारों की कलियों पर, छोटी नई कलियों पर, शुष्क कलियों पर। तो इसका सही ऑप्शन है बी, विचारों की कलियों पर। गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? विचारों की परिपक्वता, लहलहाती फसलें, अपना अस्तित्व, विचारों की गंभीरता। तो इसका सही ऑप्शन ए है, विचारों की परिपक्वता। गहनता की फसल से कवि का आशय है विचारों की परिपक्वता से है। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। रामू की डैश केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी डैश अधिक बुद्धिमान है। ऑप्शन ए अपेक्षा, अपेक्षा, उपेक्षा, अपेक्षा। ऑप्शन बी है अपेक्षा उपेक्षा, उपेक्षा उपेक्षा। तो इसका सही ऑप्शन है सी, उपेक्षा अपेक्षा। रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। अगला प्रश्न, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बीच मीन प्यासी, मोही सुनि सुनि आवे हासी, विभावना, विशेषयोक्ति, अतिशयोक्ति, उपमा। इसका सही ऑप्शन है विशेषयोक्ति। जहाँ पर कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना पाया जाए वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। यहाँ मछली के पानी में रहते हुए भी मछली के प्यासे होने की बात कही जा रही है, अतः यहाँ विशेषोक्ति अलंकार होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सही शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? राम, रामचरितमानस, गंगा, कृष्ण, कामायनी, मिठास, लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ममता, वकील, पुस्तक। इसका सही ऑप्शन ए है।
वह संज्ञा जो किसी वस्तु व्यक्ति स्थान का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे वाराणसी, रामायण, रामचरितमानस, गंगा, मोहन इत्यादि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या गंगा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? मंदाकिनी, कालिंदी, भागीरथी, सुरसरिता। तो ऑप्शन सी कालिंदी। कालिंदी जो है वो यमुना की पर्यायवाची है। गंगा की पर्यायवाची शब्द नदीश्वरी, त्रिपथगा, देवपगा, जाह्नवी, देवनदी, मंदाकिनी, भागीरथी, अमरतरंगिणी, सुरसरी, सुरसरिता, विष्णुपदी है। सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। औन्नति, मुश्किल, श्रृंगार, मातृभूमि। तो इसका सही है बी, श्रृंगार। समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। पुरुष, मनुष्य, स्त्री, भीड़। इसका सही ऑप्शन है डी, भीड़। भीड़ समूह को दर्शाता है जबकि अन्य नहीं। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आ, का, एक, सिक। तो इसका सही शब्द है सी, ऑप्शन एक। जो शब्द अंश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थों में परिवर्तन लाते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। शब्द आंशिक में एक प्रत्यय है। एक प्रत्यय से बने अन्य शब्द वैज्ञानिक, वैदिक, लौकिक, दैनिक इत्यादि हैं। नीचे दिए गए वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया। कोई त्रुटि नहीं, तो इसमें ऑप्शन ए, पुलिस द्वारा चोरी। शुद्ध वाक्य है पुलिस के द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया। वधूर्मि का संधि विच्छेद है वधु प्लस ऊर्मि, वधु प्लस ऊर्मि, वधु प्लस ऊर्मि, वधु प्लस ऊर्मि। तो इसका सही ऑप्शन है बी। दीर्घ संधि के अनुसार ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के बाद क्रमशः समान ह्रस्व या दीर्घ ह्रस्व ई उ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। जैसे धर्म प्लस अर्थ बराबर धर्मार्थ, वधु प्लस ऊर्मि प्लस वधूर्मि, नारी प्लस ईश्वर बराबर नारीश्वर। अगला प्रश्न है, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। पावक, अनल, अनिल, कृषाणु। तो इसका सही ऑप्शन है अनिल, क्योंकि अनिल हवा का पर्यायवाची है और पावक, अनल और कृषाणु ये आग के पर्यायवाची हैं। हर्ष का विलोम बताएं। खुशी, उल्लास, विषाद, आनंद। तो इसका सही ऑप्शन बी है, विषाद। गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? प्रलय, पंकिल, धवल, पामर। इसका सही ऑप्शन सी, पंकिल। गंदला, मैला, मलिन, पंकिल सभी गंदा का पर्यायवाची हैं शब्द हैं। धवल का अर्थ उजला, प्रलय का अर्थ विनाश, पामर का अर्थ दुष्ट या खल होता है। तो चलिए भाग 2 सामान्य बुद्धि परीक्षण जर्नल इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में बात करते हैं। There are 4 candles which can burn for 5 hours, 4 hours, 3 hours। तो इसमें हम केवल हिंदी के प्रश्नों को पढ़ते हैं। 4 मोमबत्तियों के जिनके चलने की क्षमता क्रमशः 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे एवं 2 घंटे है को एक कक्ष में एक ही समय ज्वलित किया जाता है। उन्हें कक्ष में उस समय तक जलाया जाता है जब तक कक्ष में 3 मोमबत्तियां बुझ न जाएं। यदि प्रत्येक मोमबत्ती को जलाने का खर्च रुपये
1.50 प्रति घंटा हो तो कुल खर्च कितना होगा? ऑप्शन ए 16.50 रुपये, ऑप्शन सी 19.5 रुपये, ऑप्शन बी 18 रुपये, ऑप्शन डी 21 रुपये। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, 19.5 रुपये। 4 मोमबत्तियों के 4 घंटे तक जलने का कुल खर्च 4 + 4 + 3 + 2 इंटू 1.5, तो 13 × 1.5 बराबर 19.5 रुपये। अगला प्रश्न, यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हों तो उस समय घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? 120, 70, 95, 45। तो इसका सही ऑप्शन है डी 45। दोनों सुइयों के मध्य बराबर 7 - 30/5 × 30 + 30/2, यानी कि 7 - 6 × 30 + 30/2, 30 + 15 बराबर 45। अगला क्वेश्चन, नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? ए बी, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 6। तो 3 और 1 इसमें है, 3 और 1 इसमें है, तो 3 इसका ऑप्शन नंबर सी 4। एक तथा कॉमन नियम से आकृति 2 और 4 में कॉमन अंक वामावर्त घुमाकर क्रमशः लिखने पर आकृति 2, 2, 5, 4 तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर यानी कि 4। चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी रेक्टेंगल आर देयर इन द गिवन फिगर? नीचे दी गई आकृति में कुल कितने चतुर्भुज हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 29। इसका सही ऑप्शन है सी 27। ए बी सी, ए बी, ए बी सी डी ई एफ जी और एच आई जे, टोटल ये हो गए 8 to 10। एक एक अक्षरों से बने आयतों की संख्या ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे अर्थात 10। दो दो अक्षरों से बने आयतों की संख्या यानी कि 5। तीन तीन अक्षरों से बने आयतों की संख्या यानी कि 4। चार चार अक्षरों से बने आयतों की संख्या अर्थात 5। पाँच पाँच अक्षरों से बने आयतों की संख्या यानी कि 2। कुल अक्षरों से बने आयतों की संख्या 1। तो कुल आयतों की संख्या को जब जोड़ लिया जाएगा तो ये हो जाएगा 27। चलिए अगला क्वेश्चन,
राम श्याम से 315 दिन बड़ा है और कृष्ण राम से 70 सप्ताह बड़ा है। यदि कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ तो श्याम का जन्म किस दिन हुआ था? ऑप्शन ए मंडे, ऑप्शन बी फ्राइडे, ऑप्शन बी वेंसडे, ऑप्शन डी सैटरडे। तो 315 दिनों में विषम दिनों की संख्या के लिए हम 7 से 315 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अर्थात राम श्याम तथा कृष्ण का जन्म दिन एक वार अर्थात बुधवार को है, यानी कि ऑप्शन बी वेंसडे बुधवार सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, एक स्थिति में ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। इस स्थिति के 16 वर्ष बाद ए की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुना हो जाएगी और बी की आयु उसकी वर्तमान आयु की 5 गुना हो जाएगी। यह बताइए कि वर्ष की निर्दिष्ट स्थिति से 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु क्या थी? ऑप्शन ए 6 वर्ष, 6 वर्ष और 6 वर्ष और 2 वर्ष, 10 वर्ष और 6 वर्ष, 8 वर्ष और 4 वर्ष, 12 वर्ष और 8 वर्ष। तो इसका सॉल्यूशन है, माना बी की उम्र x वर्ष है, ए की उम्र x+4। प्रश्नानुसार ए जो है बी से 3 गुना बड़ा है। तो x+4 इंटू 3 इक्वल्स टू x+4 + 16। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 3x+12 इक्वल्स टू x+20। फिर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 4। ए की उम्र x+4 यानी कि ए की उम्र 8 वर्ष तथा बी की उम्र 8 - 2 यानी कि 8 ए 2 वर्ष पहले ए और बी की उम्र 8 - 2 यानी कि 6 वर्ष और बी की उम्र 4 - 2 यानी कि 2 वर्ष, यानी कि ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ए स्थान से बी स्थान तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है एवं अपनी गति 50% बढ़ाकर लौटता है। दोनों यात्राओं के लिए उसकी औसत गति क्या है? ए 36 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 48 किलोमीटर प्रति घंटा, डी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सॉल्यूशन है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ए से बी तक जाने में यात्री की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बी से ए तक आने में यात्री की गति 40 गुणे 150/100 इक्वल्स टू 60 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल बराबर 2 गुणे टोटल चाल 40 गुणे 60 और भागे दोनों चालों का योग, तो आ जाएगा आंसर 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ 3 व्यक्ति प्रति पंक्ति के अनुसार 2 पंक्तियों में बैठे हैं। ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, सी ई का पड़ोसी है और डी के विकर्णवत सम्मुख है, बी एफ का पड़ोसी है। उपरोक्त सूचना के आधार पर बी के सम्मुख कौन है? ऑप्शन ए डी, ऑप्शन बी एफ, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी ई। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि ई, बी के सम्मुख ई बैठा है। कैसे? डी के साइड में बी है, बी के साइड में एफ है और बी के सम्मुख कौन है? ई है और ई के
सॉरी डी के साइड में सी है और सी के साइड में ई है और ई के साइड में बी है, तो यानी कि बी के सम्मुख कौन है? ई है। चलिए अगला क्वेश्चन, 10 लीटर प्रति सेकंड के दर से पानी भरने वाले पंप द्वारा 80 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर आकार का हौज भरने में कितना समय लगेगा? 12 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड या फिर 48 सेकंड? हौज का आयतन 80 गुणे 60 गुणे 50 घन सेमी, तो टोटल आ जाएगा ये 2,40,000 घन सेमी, यानी कि 240 लीटर। 240 लीटर बराबर 1000 घन सेमी बराबर 1 लीटर। तो हौज को भरने में लगा समय 240 बटे 10 लीटर, यानी कि 24 सेकंड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये व्यक्तियों एल, एम, एन, ओ, एन, पी, क्यू और आर में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। एन क्यू और पी से लंबा है परंतु एम से छोटा है। पी सिर्फ क्यू से लंबा है जबकि आर सिर्फ एल से छोटा है। निम्न में से कौन सा युग्म सबसे लंबे और सबसे छोटे को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए है एम और पी, ऑप्शन सी है एन और एल, ऑप्शन बी है पी एंड क्यू, ऑप्शन डी है एल एंड क्यू। तो प्रश्नानुसार ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर है, एल एंड क्यू। क्यू जो है वो सबसे छोटा है और एल जो है वो सबसे लंबा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित प्रश्न में से दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह स्थान पर क्या आएगा? ये 13 31, 21 97, 33 75, 49 13 क्वेश्चन मार्क। तो इस पर क्या आएगा? 82, 88 या 68 59, 71 10, 98 26। तो 13 31 जो है वो 11 का घन है, 23 97 ये 13 का घन है और 33 75 ये 15 का घन है और 49 13 ये 17 का घन है और 68 59 जो है ये 19 का घन रहेगा। तो यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किसी आयताकार ब्लॉक जिसका आयाम 4 गुणे 6 गुणे 8 सेमी है को यदि 2 सेमी आयाम वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया जाए तो कुल कितने घन होंगे? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन डी 48। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस बड़े वाले ब्लॉक को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 6 गुणे 8, और छोटे वाले घन को भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24। अगला क्वेश्चन, अजय और विजय भाई हैं। राम विजय के पिता हैं। कमला राम की बहन है। प्रेमा राम की भांजी है। शुभा कमला की नातिन है। अजय का शुभा से क्या संबंध है? भाई, ममेरा भाई, मामा या भांजा? अजय और विजय दोनों भाई हैं। विजय के पिता राम हैं और राम की बहन कमला है और कमला राम की भांजी प्रेमा है और विजय की फुफेरी बहन प्रेमा है और प्रेमा और शुभा का संबंध माँ से है और कमला और प्रेमा का संबंध माँ से है। तो कमला की नातिन शुभा, अजय जो है वो शुभा का मामा है।
चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन सी मामा। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी पेपर 1 में उत्तीर्ण हुए और 60% विद्यार्थी पेपर 2 में उत्तीर्ण हुए। 15% विद्यार्थी दोनों पेपरों में उत्तीर्ण हुए, जबकि 270 विद्यार्थी दोनों पेपरों में अनुत्तीर्ण हुए। विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? ए 600, बी 580, सी 560, डी 540। तो पेपर 1 में उत्तीर्ण हुए 100 माइनस 70 यानी कि 30%। पेपर 2 में उत्तीर्ण 100 माइनस 60 यानी कि 40%। कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत 40 + 30 - 15 यानी कि 55%। उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत 100 माइनस 55 यानी कि 45% उत्तीर्ण। तो 45% बराबर 270 यानी कि 100% बराबर 270 भागे 45 गुणे 100 यानी कि 600, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 1, 4, 9 और ये 16, यहाँ पर 10 है। इसमें 25, 16, 100, 64 और ये 27। इसमें 36, 64, 144, 256। तो इसके ऑप्शन हैं ए 37, ऑप्शन सी 56, ऑप्शन बी 47, ऑप्शन डी 42। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 42। जिस प्रकार 1 का अंडर रूट और 14 का अंडर रूट प्लस 16 प्लस 9 का अंडर रूट प्लस 4 का अंडर रूट इक्वल्स टू 10 और 64 का अंडर रूट 100 का अंडर रूट प्लस 16 का अंडर रूट प्लस 25 का अंडर रूट यानी कि 27। उसी प्रकार 256 का अंडर रूट 144 का अंडर रूट प्लस 64 का अंडर रूट प्लस 36 का अंडर रूट बराबर 42। चलिए अगला क्वेश्चन, इस प्रश्न में एक शब्द तथा उसके 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्पों में से केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। उस विकल्प को चुनिए। इंटरवेंशन है, तो फर्स्ट ऑप्शन इंटर ENTER जो कि इसमें प्रेजेंट है। ऑप्शन बी इन्वेंशन जो कि ये भी प्रेजेंस है। इंटेंशन ये भी इसमें प्रेजेंस है। इंटरटेन क्योंकि इंटरवेंशन में कहीं भी ए नहीं है तो इसमें ए प्रेजेंट है, इस वजह से ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ये वर्ड इंटरवेंशन से नहीं बन सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 1, 5, 14, 30, 55, 96 और क्वेश्चन मार्क। तो ऑप्शन ए है 121, ऑप्शन बी है 142, ऑप्शन बी है 136, ऑप्शन डी है 140, ऑप्शन सी है 142। तो 1 और 5 के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 है और 4 2 का स्क्वायर होता है और 5 और 14 का के बीच का डिफरेंस 9 है और 9 3 का स्क्वायर होता है। 14 और 30 का बिटवीन 16 का डिस्टेंस है और 16 4 का गैप है। तो 2 3 4 5 6 7 और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 19 49। अब 49 91 में 49 ऐड कर दिया जाएगा तो आंसर आ जाएगा 140, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न प्रश्न में दी चिन्ह के बाईं ओर दी गई संख्याओं के अनुरूप दाईं ओर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प बताएं। 11 529, 32 135, 72 135 और 23 687 और क्वेश्चन मार्क। तो ऑप्शन ए है 36 999, ऑप्शन बी है 47 261,
ऑप्शन सी है 12,968, ऑप्शन डी है 69,981। तो इसका सही ऑप्शन है सी 12,968, क्योंकि 1 + 1 + 5 + 2 + 9 = 18 और 7 + 2 + 1 + 3 + 5 = 18 और 2 + 3 + 6 + 8 + 7 = 26। तो इसी प्रकार 1 + 2 + 9 + 6 + 8 = 26, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 4/9, 9/20, क्वेश्चन मार्क, 39/86। ऑप्शन ए है 17/40, ऑप्शन बी है 19/42, ऑप्शन सी है 20/45, ऑप्शन डी है 29/153। तो इसका सही ऑप्शन है बी, क्या आएगा? 19/42, क्योंकि ऊपर वाले अंश में जो डिफरेंस है 4 और 9 के बीच वो 5 है, और 9 और 19 के बीच 10 है, 19 और 39 के बीच 20 है, और हर में जो डिफरेंस है 9 और 20 के बीच 11, और 20 और 42 के बीच 22, 42 और 86 के बीच 44। तो एक दूसरे के यहाँ पर डबल होते जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इस प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्प तार्किक रूप से संबंधित है, उस शब्द को चुनिए जो अलग है। आचार्य कृपलानी, डॉक्टर राधाकृष्णन, सीवी रमन, राजगोपालाचारी। तो इसमें जो अलग है वो है ऑप्शन ए आचार्य कृपलानी। आचार्य कृपलानी को छोड़कर शेष सभी व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं भाग 3 सामान्य ज्ञान। विश्व में वर्ष 2016-17 के रक्षा बजट पर भारत का विभिन्न देशों की तुलना में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी पाँचवा, ऑप्शन डी छठा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये 16-17 का है। चलिए आगे, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? बाबर और लोधी, अकबर और हेमू, अली रजा और चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर और लोधी। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वो अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अफगान शासक आदिल शाह सूर के वीर हिंदू सेना नायक हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू और मुगल बादशाह अकबर के मध्य हुआ था। युद्ध का प्रारंभिक क्षण हेमू के पक्ष में जा रहा था, लेकिन उसकी आंख में एक तीर लग जाने के कारण वह आपा खो बैठा। अकबर के संरक्षक बैरम खान ने हेमू को गिरफ्तार करके मरवा दिया तथा पानीपत का द्वितीय युद्ध जीत लिया। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष 2016 की ओलंपिक प्रतियोगिता में बॉक्सिंग खेल हेतु योग्यता प्राप्त की? देवेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह, शिवा थापा, दिनेश कुमार। तो ऑप्शन सी शिवा थापा। भारतीय खिलाड़ी शिवा थापा ने वर्ष 2016 की ओलंपिक प्रतियोगिता में बॉक्सिंग खेल हेतु योग्यता प्राप्त की है। अगला क्वेश्चन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड मेमो। तो इसका सही ऑप्शन है ए लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन लुई फ्रांसिस एल्बर्ट विक्टर निकोलस स्वतंत्र भारत के पहले तथा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के पूर्व
भारत के गवर्नर जनरल थे? वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व आयरन की कितनी मात्रा होती है? लगभग 20 से 22%, लगभग 25 से 27%, लगभग 40 से 42%, लगभग 32 से 35%। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। लगभग 32 से 35% लौह की मात्रा पाई जाती है, लौह तत्व की मात्रा पृथ्वी की संरचना में पाई जाती है। पृथ्वी की संरचना में आयरन 32.1%, ऑक्सीजन 30.17%, सिलिकॉन 15.1%, मैग्नीशियम 13.9%, सल्फर 2.9%, निकिल 1.8%, कैल्शियम, एल्युमिनियम तथा शेष अन्य तत्व पाए जाते हैं। भू रसायन शास्त्री F.W. क्लार्क ने के अनुसार पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में लगभग 47% ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या का घनत्व क्या है? ऑप्शन ए 661 प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 573 प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 828 प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 785 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, 828 पर स्क्वायर किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य का वर्ष 2016-17 का वार्षिक बजट अनुमान वर्ष 2015-16 के वार्षिक बजट अनुमान की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक हुआ है? 20.12%, ऑप्शन बी 18.60%, ऑप्शन सी 14.61%, ऑप्शन डी 12.10%। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, 14.61%। पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है? 5,999 किलोमीटर, 6,371 किलोमीटर, ऑप्शन सी 6,990 किलोमीटर, ऑप्शन डी 9,066 किलोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन है बी, 6,371 किलोमीटर पृथ्वी का अर्धव्यास है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा तथा आकार में पांचवा बड़ा उपग्रह ग्रह है। अब तक ज्ञात उपग्रहों में एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इसका विषुवतीय त्रिज्या 6,378 किलोमीटर तथा ध्रुवीय त्रिज्या 6,357 किलोमीटर। पृथ्वी की औसत त्रिज्या 6,371 किलोमीटर है तथा कुल क्षेत्रफल 51,0,100 एंड 000, यानी कि ये हो जाएगा 510 मिलियन एंड 100,000 सॉरी या 100,000 वर्ग किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? आजमगढ़ में, देवरिया, गोरखपुर, जौनपुर। तो ऑप्शन डी जौनपुर में लिंगानुपात सबसे अधिक है। आजमगढ़ में लिंगानुपात जो है वो 1010 है, देवरिया में 1017, गोरखपुर में 1944, जौनपुर में 1024, जो कि सबसे अधिकतम है। निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला? श्री चंद्रभानु गुप्ता, श्री HP मोदी,
ऑप्शन सी श्री कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, ऑप्शन डी श्री बुरगुला रामकृष्ण राव। तो इसका सही ऑप्शन है ए श्री चंद्रभानु गुप्ता। श्री हारम सजी पेरोसा मोदी 1945 से 1952, श्री कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी 1952 से 1957 तथा श्री बुरगुला रामकृष्ण राव 1960 से 1962 उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। श्री चंद्रभानु गुप्ता उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कभी नहीं रहे। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? तो इसके ऑप्शन हैं पूर्ण स्वराज आंदोलन, ऑप्शन बी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी है दांडी मार्च नमक सत्याग्रह आंदोलन, ऑप्शन डी है खिलाफत आंदोलन। तो इसका सही आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था, जिसका अर्थ भारत की जनता देश की आज़ादी के लिए हर तरह का प्रयत्न करे था। आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बम्बई के ग्वालिया टैंक में हुई थी, जहां कुछ संशोधन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन को स्वीकार कर लिया गया। 9 अगस्त को भोर में ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन को नहीं रोक पाए, क्योंकि इस आंदोलन का नेतृत्व भारत की प्रत्येक जनता खुद कर रही थी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 8 अगस्त, 5 सितंबर, 9 नवंबर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को विश्व भर में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को उनकी क्षमता, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तरक्की दिलाने तथा उन महिलाओं को याद करने का दिन है जिन्होंने महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने में अथक प्रयास किया है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन ए मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सौर मंडल में मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा, आकार में 7वां सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण पृथ्वी से देखने पर इसकी छवि लाल दिखती है, जिसके कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को युद्ध के भगवान के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी राजा राधाकांत देव। तो ऑप्शन सी आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना अप्रैल 1975 में मुंबई में किया था, जिसका उद्देश्य वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से स्थापित करना, भारत को धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना तथा पाश्चात्य प्रभाव को प्राप्त करना था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? 1986 में, 1989 में, 1982 में या फिर 1991 में? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 1989 में उत्तर प्रदेश शासकीय भाषा संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा राज्य में शासकीय कार्यों के लिए उर्दू को दूसरी राजभाषा घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? जमशेदपुर झारखंड, बर्नपुर पश्चिम बंगाल, झरिया झारखंड, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। तो इसका सही ऑप्शन है सी झरिया झारखंड।
झरिया झारखंड राज्य का एक शहर है जो कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा? न्यायमूर्ति मिर्जा मोहम्मद मुर्तला हुसैन, न्यायमूर्ति कैलाश नाथ गोयल, न्यायमूर्ति एन.के. मेहरोत्रा, न्यायमूर्ति सुधीर चंद्र वर्मा। तो इसका सही ऑप्शन है सी, न्यायमूर्ति एन.के. मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्तों में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल न्यायमूर्ति एन.के. मेहरोत्रा का है, जो 16 मार्च 2006 से 30 जनवरी 2016 तक पद पर बने रहे। न्यायमूर्ति मुर्तला हुसैन वर्ष 1983 से वर्ष 1989 तक, न्यायमूर्ति कैलाश नाथ गोयल वर्ष 1989 से 1995 तक तथा न्यायमूर्ति सुधीर चंद्र वर्मा वर्ष 2000 से 2006 तक लोकायुक्त के पद पर रहे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त संजय मिश्र हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? गया स्थित बौद्ध विहार से, कोलकाता स्थित संग्रहालय से, पटना स्थित संग्रहालय से, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से भारत का चिन्ह, राष्ट्र चिन्ह लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। इसके मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए खड़े हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के ऊपर एक चिन्ह, वल्लरी में एक हाथी, एक चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सिंह तथा एक सांड की उभरी हुई मूर्तियां हैं। एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए इस सिंह स्तंभ के ऊपर कानून का धर्म चक्र रखा हुआ है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ या अशोक चिन्ह को राजकीय प्रतीक स्वीकार किया। चलिए अगला क्वेश्चन, कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन हेतु धनराशि दी जाती है? 5वीं, 8वीं, 10वीं या 12वीं? तो ऑप्शन डी 12वीं। कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इंटरमीडिएट पास होने वाली सभी छात्राओं को प्रोत्साहन दी जाती है। कन्या विद्याधन योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश सिंह यादव ने 2012-13 में शुरू किया था, जिसमें पात्र छात्राओं को 30,000 रुपये की धनराशि प्रदान की गई। वर्ष 2013-14 में यह धनराशि घटाकर 20,000 रुपये कर दी गई। वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत पात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरित करने का प्रावधान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? दार्जिलिंग, ऊटी, शिमला या डलहौजी? तो इसका सही ऑप्शन है ऊटी। ऊटी जो है वो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। दार्जिलिंग की ऊंचाई है 2050 मीटर, ऊटी की ऊंचाई है 2240, शिमला की ऊंचाई है 2202, डलहौजी की ऊंचाई है 1970। तो सबसे ऊंचाई पे कौन है? ऊटी। निम्न में से किस एक की स्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? बलवंत राय मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति, आयंगर समिति, नंबर डी ठक्कर आयोग समिति। तो इसका सही ऑप्शन है स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर ही कर्तव्यों को, मूल कर्तव्य को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज
बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से, आयंगर समिति केंद्रीय संगठन के पुनर्गठन से तथा ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित है। वर्ष 2016 में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र श्रेणी में किसने ऑस्कर प्राप्त किया? AR रहमान ने, आसिफ कपाड़िया ने, दीपा मेहता ने, बाल्की ने। तो इसका सही ऑप्शन बी, आसिफ कपाड़िया ने। वर्ष 2016 में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र श्रेणी में फिल्म एमी के लिए आसिफ कपाड़िया तथा जेम्स ग्रेगरीस को प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में समाजवादी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि कितने से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? ऑप्शन ए 200 से 300 प्रति माह, ऑप्शन बी 300 से 400 प्रति माह, ऑप्शन सी 400 से 500 प्रति माह, ऑप्शन डी 500 से 600 प्रति माह। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ष 2015 का भारत के राष्ट्रीय खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया? ब्रिजेश रविंद्रन, अभिलाष महात्रे, बबीता कुमारी, सतीश शिवलिंगम। तो ऑप्शन ए ब्रिजेश रविंद्रन। वर्ष 2015 का भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के लिए अर्जुन पुरस्कार ब्रिजेश रविंद्रन को दिया गया। अभिलाष महात्रे को कबड्डी में, बबीता कुमार को कुश्ती में तथा सतीश शिवलिंगम को भारोत्तोलन में अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया। वर्ष 2017 के लिए राष्ट्रीय खेल हॉकी के लिए अर्जुन पुरस्कार SP सुनील को दिया गया। जसवीर सिंह को कबड्डी में, सत्यवती कार्डियन को कुश्ती में, चेतेश्वर पुजारा और हरमनप्रीत को क्रिकेट में तथा साकेत माइनेनी को टेनिस में अर्जुन पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बाबरनामा बाबर, शाहजहां नाम मोहम्मद ताहिर, हुमायूं नामा हुमायूं, तुजुक जहांगीरी जहांगीर। ऑप्शन सी, बाबरनामा बाबर ने लिखा है, बाबर से संबंधित शाहजहां नामा मोहम्मद ताहिर इनायत खान, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, तुजुक जहांगीरी जहांगीर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? वित्त आयोग के गठन से, संविधान संशोधन प्रक्रिया से, आपातकालीन उपबंध से, निर्वाचन आयोग के गठन से। ऑप्शन बी संविधान संशोधन प्रक्रिया से। भारतीय संविधान अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया से है। किसी कंप्यूटर में कौन कौन सी कंप्यूटर कुंजी दबाने से संपूर्ण आलेख का चयन किया जाता है? Ctrl+K, Alt+F5, Ctrl+A, Shift+A। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, Ctrl+A। बाइनरी संख्या 1011 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? 8, 11, 9, 15। तो इसका सही ऑप्शन 11। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है? PPP, URL, FTP, EPF। तो ऑप्शन डी EPF। PPP पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का संबंध, जबकि EPF कर्मचारी भविष्य निधि का संबंध कंप्यूटर प्रणाली से नहीं है। किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है?
रैम, रोम, सीडी रोम, सीपीयू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी, रोम, रीड ओनली मेमोरी। एक भंडारण का माध्यम है जिसका प्रयोग कंप्यूटर तथा विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। रोम कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी तथा रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। थैंक यू, धन्यवाद।